Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today's video is all about for your preparation CS 101 Introduction to Computing, and in this video I'll explain key topics, some tips and go through important concepts to make your preparation easier and stronger. So आपका जो है ये सिलेबस 82 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जा रहा है. सो हम सबसे पहले देख लेते हैं. आपका वीक 7 से स्टार्ट हो रहा है. जो टॉपिक आपका है 82 एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि आपके जो ये प्रिपरेशन है ये टॉपिक वाइज है. जैसे ये प्रोडक्शन एंड क्योर से ये स्टार्ट हो रहा है तो हम ऐसे तरतीब के साथ चलेंगे और टॉपिक वाइज सारी प्रिपरेशन करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अ प्राइमरी prevention technique is to filter traffic passing through a point in the network, usually through फायरवॉल्स. हम सबसे पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फायरवॉल है. क्यों कि फायरवॉल ये एक हमारे पास क्या कह लें कि एक डिवाइस होती है ये देखने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक को देखने के लिए कि हमारी कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी जा रही है. नेटवर्क ट्रैफिक का जहाँ लफ्ज़ आएगा ना, ट्रैफिक को देखने के लिए उसको उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जो बैन हुई होती हैं. कुछ ट्रैफिक ऐसी होती है जो किसी वेबसाइट पे अलो नहीं होती, तो उस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने फायरवॉल्स लगाई होती हैं. एंड प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो क्लाइंट सर्वर के लिए यूज़ होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटायरली अ डिफरेंट थिंग. और एंटीवायरस आपको पता होता है कि हमारे कंप्यूटर्स में सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं इस वजह से कि कोई वायरस ना आए. ये पहले से हमने इंस्टॉल करके रखे होते हैं ताकि अगर कोई वायरस वगैरह आए तो ये उसको ख़त्म कर दें. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फायरवॉल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन नॉट एस्टेब्लिश प्रॉक्सी सर्वर फॉर डैश firewall. You know कि firewall is a security device, network security device used for monitoring incoming and outgoing network traffic. तो इसमें हमने ये देखना होता है फायरवॉल में नेटवर्क ट्रैफिक को देखना होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग के वो सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक आ जा रही है या फिर वो कोई वायलेट कर रहे हैं रूल को. बाकी जो है हमारे पास FTP, टेलनेट और HTTP ये प्रॉक्सी सर्वर के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन फायरवॉल इसका जो है वो ऑप्शन नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड क्योर सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम. अब देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन एंड क्योर, हमने पता है कि हम जब ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने प्रोटेक्ट करना होता है अपने सिस्टम को, और इसके कुछ क्योर भी होते हैं. तो उसमें हमारे पास स्पैम फिल्टर्स हैं जिसमें हमारे जो स्पैम मैसेजेस होते हैं उसमें वो होते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए होते हैं ताकि कोई वायरस हमारे सिस्टम पे या हमारे सॉफ्टवेयर पे वो अटैक ना करे. फायरवॉल होता है नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए कि वो रूल्स के मुताबिक है या वो कोई रूल को वायलेट कर रहे हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम वो इन चीज़ों का हिस्सा नहीं है. तो हमारे पास जो प्रोटेक्शन और क्योर में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं वो स्पैम फिल्टर्स, एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स हैं. ये आई होप कि ये समझ आई होगी. और ये हमारा 82 से स्टार्ट हो रहा है. देन हमारे पास है, ये देखें, फायरवॉल, स्पूलिंग, स्पैम फिल्टर्स, प्रॉक्सी सर्वर. ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके जो है लेक्चर में, तो ये मैंने हाईलाइट किया है, ये आप लोग पढ़िएगा. देन है, बाय यूजिंग डैश वी कैन नॉट हैव अ सिक्योर वेरिएंट ऑफ द एप्लीकेशन. वी कैन हैव, हाँ, तो कहते हैं इन किस चीज़ क्या चीज़ होगी तो हमारे पास एक सिक्योर वर्जन होगा एप्लीकेशन का. तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स, अब अगर आप व्हाट्सअप खोलें तो व्हाट्सअप के नीचे जो है चैट के नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि ये एंड टू एंड जो है वो इनक्रिप्टेड है, सिक्योर है. तो जो हमारे पास इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं उसके अगर वो हमारी एप्लीकेशन में होती हैं तो हमारी एप्लीकेशन सिक्योर होती है. बाकी एक्साम्पल एक लैंग्वेज है 3G. ये 3G इसका क्या, जो 3G 4G होते हैं सिग्नल्स और स्पैम फिल्टर, ये तीनों अलग चीज़ें हैं. और जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स हैं ये हमारे पास अगर होंगी तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर होगी. देन इन इनक्रिप्शन आर डिजिटल सिग्नेचर इज एक्चुअली अ बिट पैटर्न. Then a public key encryption techniques use two values called as keys. तो उसमें जो हमारे पास पब्लिक की इंक्रिप्शन में दो जो है हमारी कीज़ यूज़ होती हैं, ये आपने याद रखने का, टू. देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी वन ऑफ द मेन इशू इज़. अब देखिए हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, जैसे हमारे इंसानों की सिक्योरिटी होती है, चीज़ों की सिक्योरिटी होती है, इस तरह हमारा जो नेटवर्क है उसकी भी कुछ सिक्योरिटी होती है. अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो बैन होती हैं, जो ऐसी होती हैं कि जो हार्मफुल होती हैं लोगों के लिए, तो हमारी जो हुकूमत है उसने बैन किया होता है उसको. सही है. जैसे हमारे पाकिस्तान में
जो है ट्विटर वो बैन था, टिकटॉक बैन था। ये तो होगी एप्लीकेशन। कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, 18 प्लस कह लें, कुछ ऐसी होती हैं, तो वो बैन होती हैं हमारे कंट्री में, वो हमारी हुकूमत की तरफ से बैन की जाती हैं। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल अप्रोच, कहते हैं लीगल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल अप्रोच, उसमें क्या इशू आता है, मेन इशू क्या होता है? उसमें मेन इशू होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, हमने उनको बैन किया हुआ है, लेकिन कुछ और कंट्री होती हैं जिनमें वो बैन नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। फिर लोग उस जो है ना कंट्री का वीपीएन लगा के यूज़ कर लेते हैं, कुछ जो मतलब इस तरह का सीन होता है। तो जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि इंटरनेशनल लॉ डेट मेक इलीगल इन वन कंट्री एंड लीगल इन अनदर कंट्री। इंटर कुछ लॉज होते हैं जो नेशनल तो होते हैं, जो हमारी कंट्री में होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो इंटरनेशनली चीज़ें जो होती है ना वो बैन होती हैं। तो वो ये होता है कि कुछ मुल्कों में वो अलो होती हैं, कुछ में नहीं अलो होती, तो ये इशू होता है। इस तरह फिर उनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इन पाकिस्तान द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, हमारा जो FIA का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ये एक्ट पास हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? इन 1974। इन पाकिस्तान द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन द ईयर 2017। Oh, 2007. My mistake. My bad. Which of the following is not the general operation of the machine cycle? Return the instruction. इसमें डिकोड द इंस्ट्रक्शन, फेच द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये इसके तीनों जो हैं इसके पार्ट हैं, ये इसका साइकिल का हिस्सा है, लेकिन रिटर्न द एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन ये इसका हिस्सा नहीं है। ये तीनों इसके, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा होता है कि मशीन साइकिल की आपने जो है ना नेम बताएं, तो इसके ऑपरेशन के नेम बताएं, तो आपने डिकोड द इंस्ट्रक्शन, फेच द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये आपने तीनों लिख लेने हैं। और ये इसके तीनों ही इसके पार्ट हैं और ये इसका पार्ट नहीं है। एल्गोरिदम इज सिंपली ए सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ ए टास्क इज परफॉर्म्ड। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, ये एक आपके पास इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एल्गोरिदम, एंड उसके में वो पूछ सकते हैं कि उसके रिलेटेड कुछ, उसके एल्गोरिदम के रिलेटेड जो भी इसका टॉपिक है ना उसमें से कुछ भी वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो ये आपने सिंपली याद रखना है कि एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स। Algorithm to convert from kilometer to meter will involve all the steps except, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका पूरा ऑप्शन है। एन एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइन ए टर्मिनेटिंग प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन है एल्गोरिदम की, आपने याद रखनी है। देन डैश इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ द टास्क इज परफॉर्म्ड एल्गोरिदम। ये आप देख लें एल्गोरिदम पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जो आए हैं। An algorithm must have a well-established structure in terms of the order of its dash execution. ये एग्जीक्यूशन स्टेप्स एल्गोरिदम, ये दो चार लफ्ज आगे पीछे करके इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। द एल्जेब्रिक फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर रीडिंग फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज़, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला फार्मूला है ये इसका करेक्ट फार्मूला है। A program is the presentation of an algorithm where a process is the activity of executing an algorithm. तो प्रोसेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन है द algebraic formula for converting reading of variable x from kilometer to meter is x मल्टीप्लाई 1000। मीटर को हमने किलोमीटर में करना है, तो हमारे पास अगर 1 या 2 मीटर है तो उसको किलोमीटर के साथ करना है, तो हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका करेक्ट फार्मूला बनेगा। ये जो साइन है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन मतलब ये है कि जैसे ए है ना, ये हमारे पास ए है, ये हम लगाएंगे, तो ये हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी है 12, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए इक्वल 12, ये नहीं, हम इसको लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े, हम इसमें को ये पढ़ेंगे कि हमने ए की जो को जो असाइन किया है ना वो 12 असाइन किया है, और अगर हमने इक्वल लगाना होगा तो हम 2 बार इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास इक्वल होगा। जैसे हम 1 इस साइड पे 1 लिखेंगे तो 2 दफ़ा इक्वल लगाएंगे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो फिर हमारे पास ये इक्वल वाला साइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर रिकरिंग
Semantic structure used for selection of one of the two possible activities depending upon the given conditions true or false is known as। वो कह रहे हैं कि अगर कोई semantic structure होता है आपके पास कोई दो possible activities का जिसमें ट्रू या false ही हो सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम if और else बोलते हैं। जैसे हमारे प्रोग्रामिंग में होता है, अगर हम लिखेंगे if एक स्टूडेंट अगर उसका सीजीपीए है ग्रेटर देन 3 तो उसको पास करवा दो। एल्स अगर एक स्टूडेंट का जो है सीजीपीए वो लेस देन है 3 से तो वो पास उसको कर दो फेल, ठीक है, सी आउट करवा दो फेल। तो इस तरह हमारी इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट वर्क करती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ दो कंडीशन होती हैं ट्रू और फॉल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, इज और इफ़ और एल्स बोलते हैं। डैश इज ए national system। Dash is, Dash is a notational system in which ideas can be expressed informally during the algorithm development process by pseudocode. The repetitive use of an instruction or sequence of instruction is called loop। वो कहते हैं कि जब किसी चीज़ की किसी इंस्ट्रक्शन की रेपिटेशन हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। The repeated execution of a statement or sequence of statements as long as some conditions remains true is known as while loop। Semantic structure that allow the repeated operation for a particular sequence। तो हमारे पास एक सेमेंटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी जो होती है स्टेटमेंट वो रिपीट हो रही होती है तो उसका जो एक लूप बन जाता है। जैसे हम एक कह लें कि सर्कुलर चीज़ हो रही होती है कि वो बस ऐसे ट्रू आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है जो ट्रू है और वैसे ट्रू ही आ रही है बार बार, ठीक है, तो वो एक लूप बन गया ना जो सिर्फ चली जा रहा है, जो रुक नहीं रहा। कोड आ गया जो हम समझेंगे तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए इन्होंने लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइम्स विल हेलो मैसेज बी प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग द गिवन pseudo कोड। वो कह रहे हैं कि ये जो हेलो मैसेज है ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, तो ये हमने बताना है कि कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। उन्होंने बताया हुआ है डेफ ग्रीटिंग, जो हमारे पास डेफ है ये हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में जो है ना ये इसकी स्टेटमेंट होती है यूज़। और आगे है काउंट 3। वाइल जो है उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग वाइल कंडीशन दी हुई है काउंट ग्रेटर दैन 0। आपने तब तक काउंट करना है जब तक ये ग्रेटर दैन 0 होगा। और ग्रेटर दैन 0 होगा तो हमारे पास जो काउंट 3 तक दिया हुआ है तो 0 से लेकर 3 तक हमने इसको काउंट करना है, प्रिंट हेलो करना है। तो जब ये पहले प्रोग्राम चलेगा पहली कंडीशन में तो ये हमारे पास जो है क्या आएगा, 3 आएगा। एक दफ़ा लिखेगा फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा। तो ये तीनों 1 से बड़े 0 से बड़े होंगे तो ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 3 टाइम प्रिंट होगा। तो ये जो है ना हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है। ये आपने देखना है कि काउंट कितने दफ़ा उसने बोला हुआ है, 3 है हमारे पास और कितना 0 से बड़ा हो। तो 0 से बढ़ाते कितने हैं, 3 है। तो जो हेलो वर्ड है कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 3 दफ़ा प्रिंट होगा, ठीक है, यही थी बात। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज इन पाइथन लैंग्वेज टू डिफाइन ए फंक्शन। डेफ हमने ये पहले भी पढ़ा है, ये वाला डेफ ग्रीटिंग। तो पाइथन लैंग्वेज में वो कह रहे हैं कि डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में लैंग्वेज में उस कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो वो डेफ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पे सूडो कोड इंट एक्स इक्वल 4। हमारे पास जो एक्स है ये किसे ये जो है असाइन हुआ है 4 के, ये 21 से 21 के इक्वल है 4 के। और ये जो इफ कंडीशन उन्होंने दी हुई है एक्स ये है ग्रेटर का और ये है इक्वल का, तो ये है ग्रेटर देन 2। वो कह रहे हैं सी आउट ट्रू एल्स सी आउट फॉल्स। तो अगर वो कह रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वो अगर ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। एल्स अगर वो छोटा है तो फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा जो है वो 4 है एंड जो हमारा जो एक्स है वो 4 के इक्वल है, 2 से बड़ा है, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो ट्रू आएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, carry out the plan is the dashed phase of the problem solving phase presented by the mathematician G. Polya in 1947। There is a mathematician जिसका नाम था जॉर्ज पोलिया in 1947। उसने हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फेज दिए थे, जो हमारे पास टोटल 4 फेज थे, जिसमें हमारे पास जो पहला फेज था वो था अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम। देन सेकंड फेज था डिवाइज ए प्लान एंड थर्ड फेज था कैरी आउट ए प्लान एंड फोर्थ था लुक बैक यानी रिव्यू एंड चेक।
तो इसमें जो कह रहे हैं कैरी आउट द प्लान, ये कौन सा फेज़ था, ये थर्ड फेज़ था हमारे पास। तो आपने ये याद रखना है कि कौन से 4 फेज़ थे, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ताकि अगर उन्होंने ये पूछा है कि ये कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे ये आता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी जो 3 है उनकी भी आपने जो है याद रखनी है। देन है गेनिंग ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम belong which phase of the problem solving phase presented by the mathematician G. Polya in 1947। तो ये है गेनिंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम। तो ये अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, ये फर्स्ट फेज है हमारे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज प्रेजेंटेड बाय मैथमेटिशियन। तो हमने देख लिया हमारे पास कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम, ठीक है हमारे पास। उसके बाद है डिवाइस ए प्लान, दूसरा है और कैरी आउट ए प्लान, ये थर्ड है। डिवाइड द प्रॉब्लम, ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बिफोर ए बी सी डी एंड डी ran a race, they made the following predictions, only one of these prediction turned out to be true। कह रहे हैं कि 4 बंदे हैं ए बी सी एंड डी, तो वो चारों प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन जीतेगा। ए प्रिडिक्ट करता है कि बी जीतेगा, बी प्रिडिक्ट करता है कि सी जीतेगा, सी प्रिडिक्ट करता है कि ए जीतेगा, और जो है जैसे ही ए प्रिडिक्ट करता है कि डी जीतेगा। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो प्रिडिक्शंस अपनी देते हैं। तो इसमें जो करेक्ट कौन सी होगी वो होगी सी प्रिडिक्टेड दैट ए वुड बी थर्ड। सी जो है वो प्रिडिक्ट करेगा डेट ए वुड बी थर्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह के जो कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज़ ही आ जाते होते हैं अगर पेपर में, तो ये आपने याद कर लेना है। देन हमारे पास कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ए मेंशन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज गेट योर फुट इन द डोर। ये आपका जो है टॉपिक का नाम है, गेट योर फुट इन द डोर। ये आपने, ये तो इजी सा है। देन टॉप डाउन मैथडोलॉजी प्रोग्रेस फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। टॉप डाउन मैथडोलॉजी, टॉप डाउन में जनरल टू स्पेसिफिक है, ये आपने याद रखना है। डैश proposed that the problem is decomposed into smaller steps, and these smaller steps can be broken into further smaller ones until the entire problem has been reduced to a collection of easily solved सब प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है। ये आप, ये एक डेफिनेशन है आपकी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोज कर दो स्मॉलर स्टेप को, और उन स्मॉलर स्टेप को फर्दर स्मॉल में डिवाइड कर दो अनटिल के वो रिड्यूस हो जाए बिल्कुल छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में जो इजीली सॉल्व हो सकती हैं। तो ये देखिए आप इसमें स्टेप कर रहे हैं, इस डेफिनेशन में यहाँ पे स्टेप आ रहा है स्मॉलर स्टेप्स स्टेप्स, तो ये आपने स्टेप से याद रख लेना कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है। देन हमारे पास डैश मेथडोलॉजी प्रोग्रेस फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। टॉप डाउन मेथडोलॉजी हमने ये पहले भी पढ़ा है। देन है हमारे पास, ये हमारे पास लेसन 95 में है। टॉप डाउन मेथडोलॉजी इन दैट इट प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इन कॉन्ट्रास्ट ए बॉटम मेथडोलॉजी प्रोग्रेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसमें दो, ये एक हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है, ये आपने देखनी है। और ये याद रखना है कि जो टॉप डाउन मेथडोलॉजी होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, जबकि बॉटम अप जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देन है इन सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम वी में स्कैन ए लिस्ट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम है, इसमें हम जो है जो जब स्टार्ट करते हैं सर्च, तो वो हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, ये आपने याद रखना है। इन सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम इफ वी reach a value greater than the target value without finding the target, our search terminates as failure। In Dash algorithm, we may scan a list from its beginning, comparing each entry with the target entry। sequential search, ये आपने याद रखना है। कुछ सर्चेज होती हैं जो हमने करनी होती हैं, इसमें और भी नाम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपने याद रखना है, आप पास एक नोटबुक रख लिया करें और नोट्स बनाने शुरू कर लिया करें। तो हमारे पास जो सिक्वेंशियल रिसर्च है ना, उसमें हमने स्कैन करना होता है। अगर हमें कोई एल्गोरिदम दिया गया, कोई हमें नंबर दिया गया, हमने वो स्कैन करना होता है अनटिल के जो उसके मैच वाला नंबर है वो हमें मिल जाता है। लेकिन अगर उससे बड़ा नंबर आ जाता है तो हमारा फेलियर कंसिडर हो जाता है, लेकिन उसके साथ क्या, अगर अगर बराबर का नंबर मैच हो जाए तो वो हमारा एक सक्सेस होती है, ठीक है। और वही वो हमारी जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है बिगनिंग से, पहले नंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च। डैश ऑफ द लूप is executed in a repetitive fashion under the direction of some control process body of the loop।
How many times virtual university message will be printed by the following given pseudo code? डेफ ग्रीटिंग, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो पाइथन का काउंट 4 है, वाइल फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है काउंट ग्रेटर देन 0 हो, प्रिंट virtual यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखें हम उन्होंने दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कितना है 4, तो कितनी दफ़ा प्रिंट होगी virtual यूनिवर्सिटी 4 टाइम्स, तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। Then the control of a loop is more error prone part of the structure, therefore deserve more attention. Control of a loop, हमारे पास जो लूप होता है ना वो चल रहा होता है, वो स्टॉप नहीं होता। लूप एक जैसे आपके कह सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए कहते हैं ये इसमें ज़्यादा एरर हो सकता है, तो मोर एरर प्रूफ इसमें जो है पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। कंट्रोल ऑफ अ लूप कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ अ लूप कंट्रोल? हेल्थ। जो हमारे पास कोड है यहाँ ये जो है स्टार्ट हो रहा है वाइड मेन से मेन के फंक्शन से, तो इसमें जो इंट है वो साइन है 32, ठीक है, ये 32 है, और उन्होंने वाइल लूप जो दिया हुआ है उसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि ए जो है लेस देन 33 है, ए जो है लेस देन 33 तक रहेगा और इसको हमने प्रिंट करवाना है, और उन्होंने बताया कि कितने हाउ मैनी टाइम्स कि वो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। तो पहली दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा तो 32 एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आगे 33 है, ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आगे वो जब 30 मतलब नेक्स्ट पहले 32 है फिर 33 है, लेकिन अगर 34 पे जाएगा तो ये जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर लेस देन 33 हो, तो जब 34 पे आएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा कितनी दफ़ा प्रोग्राम चलेगा? तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो 2 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक दफ़ा फिर समझ लें, हाउ मेनी टाइम विल बी द फॉलोइंग लूप बी एग्जीक्यूटेड, वो कहते हैं कि कितनी दफ़ा ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इंट जो ए है, ए उन्होंने इंटीजर ए ये उन्होंने असाइन किया है 32, राइट। और जो हमारे पास वाइल लूप है उन्होंने कहा हुआ है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 33 हो, वो इससे ज़्यादा ना जाए। तो पहली दफ़ा जो हमारा एग्जीक्यूट होगा 32, नेक्स्ट 33, ये 2 दफ़ा, ये हमारा चला ए दफ़ा, ये हमारे पास 2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद जब ये 34 पे जाएगा तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि लेस देन 33 हो। तो इस दफ़ा इसलिए कितनी दफ़ा हमारा प्रोग्राम चला? हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम, ठीक है। समझ आ गई है इसकी? देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास जो है व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें हमने आउटपुट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले पहले हमने बताना था कि हाउ मेनी टाइम्स वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, इसमें हमने बताना है कि आउटपुट क्या है। सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं, इसकी बॉडी है मेन इंटीजर एक्स असाइन 5। मैंने आपको पहले भी बताया ये जो इक्वल का निशान होता है, इक्वल का साइन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इक्वल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि असाइन किया गया है। तो जो एक्स है वो असाइन किया गया है 5 के, और वाइल लूप में एक्स जो है वो इक्वल है 5 के, जो जहाँ 2 दफ़ा इक्वल लगा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो 5 के इक्वल है। तो उन्होंने कहा है कि प्रिंट पाकिस्तान ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक लग गई वहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मतलब तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक लगा दी है, रिटर्न 0 कर दिया है। तो प्रिंट पाकिस्तान, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? प्रिंट पाकिस्तान आएगा। यहाँ पे उन्होंने इंटीजर रखा है 5, इंटीजर जो एक्स है उसको साइन किया है 5 के, और जो वाइल लूप है उसमें उन्होंने एक्स को साइन किया है इक्वल किया है 5 के। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। देन उन्होंने इसका इन दोनों का जिक्र नहीं किया ना, उन्होंने बताया कि लेस देन हो इक्वल देन, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें उन्होंने सिर्फ कहा प्रिंट पाकिस्तान और आगे ब्रेक लगा दिया। ब्रेक मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? जो प्रिंट में लिखा होगा। जहाँ भी आपके पास ऐसा प्रोग्राम आता है पेपर में कोई भी, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रिंट के आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे ब्रेक लगी हुई है, जो प्रिंट के आगे लफ्ज़ होगा वो हमारी आउटपुट होगी। तो पाकिस्तान जो है ये हमारी जो है आउटपुट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग का सूडो कोड। देखिए इंट जो है एक्स है और इसको असाइन किया है एक्स को 45, उन्होंने असाइन किया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 45। आगे हमारे पास इफ़ फंक्शन चला हुआ है एक्स ग्रेटर दैन 33, वो कह रहे हैं अगर 33 से ग्रेटर है एक्स तो हमारा जो प्रिंट है वो पास कर दो, अगर जो 33 से अगर छोटा है तो जो प्रिंट है वो फेल कर दो। इफ़ और एल्स का जो है वो कंडीशन लगी हुई है, इफ़ एल्स कंडीशन लगी हुई है।
तो अब देखें जो असाइन किया हुआ है एक्स 445 है, 33 से बड़ा है, तो क्या हमारे पास कंडीशन आएगी पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। देन है फ्लोट हाइट। अब इसमें फ्लोट हाइट क्यों लिखा हुआ है? पहले देखिए यहाँ पे आया हुआ है इंटीजर एक्स, इंटीजर है ये, 1 2 3 4 5 के साथ इंटीजर लगता है। अगर ए बी सी लिखा होगा तो आगे 4 लिखा आएगा। और फ्लोट इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि 5 पॉइंट वाली जो है वैल्यू है 5.9 है, इस वजह से फ्लोट हाइट 5.9 लिखा हुआ है। इफ़ और एल्स कंडीशन है हाइट इज़ स्मॉलर दैन 6, अगर स्मॉलर देन 6 होगी तो हमारा जो है सी आउट क्या हो जाएगा? कैन पास द डोर। सी आउट वो होता है जो हमारे पास प्रोग्राम में वैल्यू आती है, जो हमें शो होती है, उसकी जो आउटपुट होती है, सही सही है। तो कैन पास द डोर आएगा। एल्स अगर तब आएगा जब हमारा जो है एल्स अगर 6 से बड़ी होगी तो आएगा कैन नॉट पास द डोर। तो अब देखिए हमारे पास जो हाइट है वो 6 से छोटी है, तो क्या आएगा? कैन पास द डोर, ये इसका आंसर आएगा। तो बस ध्यान से एक दफ़ा देखना है प्रेजेंट माइंड के साथ। द सूडो कोड टू फाइंड ए फैक्टोरियल, इसमें आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। अच्छा, डेफ फाइंड फैक्टोरियल, ये इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है एफ असाइन 1 और आई असाइन 1। वाइल, वाइल इसमें लूप है। आई पता है आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे वाइल आ जाएगा ये आपने देखना है ये कि कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, हाउ मैनी टाइम, ये वो वाला है, ठीक है। तो इसमें एफ असाइन एफ मल्टीप्लाई आई इक्वल असाइन आई प्लस 1। तो इसमें ये कह रहे हैं इनिशियली एफ एंड आई बोथ विल हैव वैल्यू ऑफ 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ आफ्टर थर्ड आइट्रेशन। वो कह रहे हैं कि जो एफ है इसकी वैल्यू भी 1 है और जो आई है इसकी वैल्यू भी 1 है, और तो एफ की जो वैल्यू है आफ्टर थर्ड आइट्रेशन वो क्या होगी? तो हम फर्स्ट आइट्रेशन कर लेते हैं। एफ मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसकी फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देन इसकी सेकंड आइट्रेशन होगी 1 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे आइट्रेशन नंबर है, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, तो क्या आएगा? वेट अ मिनट, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास इसकी जो है एफ की वैल्यू 2 हो गई ना अब, तो अब थर्ड आइट्रेशन में 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसकी जो थर्ड आइट्रेशन के बाद जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। तो ये इसका देखना है हमने, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया है जो एफ है और आई है दोनों की वैल्यू 1 है, तो उन्होंने सिर्फ एफ का पूछा हुआ है कि एफ की क्या वैल्यू होगी थर्ड आइट्रेशन के पास। तो एक साइड पे हमारी एफ की वैल्यू है और एक साइड पे हमारी आइट्रेशन है। यहाँ पे 1 हमारी वैल्यू थी और आइट्रेशन 1 थी, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। फिर हमारे 1 ही वैल्यू थी लेकिन आइट्रेशन 2 थी, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। देन हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू है जिसकी एफ की वो 2 हो गई ना मल्टीप्लाई करके, तो 2 को जब थर्ड आइट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो 6 है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पेसोडो कोड टू फाइंड ए फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n इज। अब इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने ये पूछा हुआ है कि फिफ्थ आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है एफ असाइन 1 आई इक्वल असाइन 1, वाइल कंडीशन है इसमें दी गई, और आई जो है इज लेस देन इक्वल टू एन है। एफ इक्वल एफ असाइन एफ मल्टीप्लाई आई, इनिशियली एफ एंड आई बोथ विल हैव a वैल्यू ऑफ 1, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एफ आफ्टर 5 आइट्रेशन। पहले एफ है उसकी वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब हमने इसकी आइट्रेशन मालूम करनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 हो जाएगी, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ार 6, ओ आई एम सॉरी, थर्ड आइट्रेशन है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देन हम हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा, और फोर्थ आइट्रेशन होगी तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा। ये कितनी है? वही हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन। देन हम 24 यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह, और हमारी 5 आइट्रेशन यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि 5 आइट्रेशन है ना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो
5th आइट्रेशन के बाद इसका जो नंबर है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई। तो ये इसका आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उन्होंने आइट्रेशन पूछा हुआ है और एफ़ की वैल्यू भी बता दी हुई है। एफ़ की वैल्यू 1 है। 1 को फर्स्ट आइट्रेशन के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसकी फाइनल आइट्रेशन होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास वही है, उन्होंने पूछा हुआ है कि फोर्थ आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्थ आइट्रेशन के बाद वैल्यू 24 थी, तो यहाँ पे 24 आ गया हुआ है। देन एल्गोरिथम आइट्रेटिव लूप एग्जीक्यूशन, ये वही क्वेश्चन जो है ना, टॉपिक नंबर 100 में ये वाला क्वेश्चन जो है ना करवाया गया है। आई थिंक मैंने पिक इसलिए ली हुई है आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ से भी जाके ये आप देख सकते हैं एक दफ़ा। अगर आपको सही से समझ नहीं आई मेरी बात की, तो आप ये वीडियो देख लें जो सर ने समझाया हुआ है टॉपिक। देन अ डैश लूप स्ट्रक्चर रेफर टू एज अ पोस्ट टेस्ट लूप रिपीट, इसका कोई एक्सेप्शन है। देन है, अच्छा जी सही है, प्री टेस्ट लूप है वाइल और पोस्ट टेस्ट लूप है रिपीट, ये आपने याद रखना है। देन इफ द टेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ लूप इज परफॉर्म्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी देन द लूप इज नोन एज पोस्ट टेस्ट लूप। अब यहाँ पे वर्ड है, ये याद रखना है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन। अगर आफ्टर द एग्जीक्यूशन होगा तो पोस्ट टेस्ट लूप होगा। व्हाट डज एन अनसॉर्टेड लिस्ट मीन, लिस्ट विद नो सर्टन ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सी होती है जिसका कोई सर्टन ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पे एलिमेंट ऐसे ही आगे पीछे होते हैं, किसी तरतीब से नहीं होते। सही है। ASCII code of alphabet F is greater than the ASCII code of A. The recursive binary search algorithm systematically narrow the search to one half of the list based on the comparison will be the middle element in each iteration. The pseudocode is dash text-based algorithm design. Sequential search linearly check each element until a match is found. Sequential search start comparison from the स्टार्ट, मतलब बिगिनिंग से वो स्टार्ट करती है। सिक्वेंशियल रिसर्च जो होती है। टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इन रिकर्सिव कंट्रोल इज नोन एज बेस केस। ये जो हमारे पास टर्मिनेशन का टेस्ट होता है रिकर्सिव कंट्रोल में, उसको हम बेस केस भी कहते हैं। द बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट ईच स्टेज ऑफ रेपिटेशन एज ए सब टास्क ऑफ द प्रीवियस स्टेज। एग्जीक्यूशन टाइम इज टाइम टू प्रोसेस द कोड। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको याद, हम कह रहे हैं ना ये जो है ना एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो वो एग्ज़ीक्यूट टाइम हम किसको बोलते हैं, जब हमारा जो कोड है वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है। जब आपने आगे आगे इस तरह की बुक्स पढ़नी है, फिर आपको प्रॉपर कोडिंग करनी है, तो फिर आपके लिए ये ईज़ी होगा। देन अ सीक्वेंशियल सर्च स्टार्ट कंपैरिज़न फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, ये है। तो ये था रिकर्सिव कंट्रोल और बेस केस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। देन if we are using sequential search algorithm and required element lies at the end of the list, then it will be considered वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो कब होगा, जब जो हमारा एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट पे होगा। तो ज़ाहिर है जो हमारी सिक्वेंशियल रिसर्च है वो स्टार्ट से पहले नंबर से स्टार्ट होकर जाती है। वो जो है एलिमेंट को मैच करती है, नहीं वहाँ पे सेकंड पे फिर थर्ड पे। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है बिल्कुल लास्ट पे पड़ा होगा, तो ये तो उसके लिए वर्स्ट केस होगा ना, तो ये इसको वर्स्ट केस सिनेरियो कहते हैं। इफ़ वी हैव 30,000 entries in a list and we are using a binary search algorithm, how many comparison will be performed to find the last element? 15, क्योंकि जो बाइनरी सर्च है वो सेंटर से स्टार्ट होती है और सिक्वेंशियल सर्च जो है वो स्टार्ट से। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च एन एल्गोरिथम। इन 2018 Welsh NHS, a UK hospital software was failed because of the dash is issue technical issue. Difference between software program believed to be correct and software program that is correct is known as software correctness. Software verification is to check correctness of a software before development. Mnemonics are dash to represent early generation language code. Mnemonics क्या होते हैं? Symbols होते हैं. A complete mnemonic system used for representing is collectively known as assembly language. Descriptive names used to represent mnemonic expressions are called as
identifiers. Question is the process of locating and correcting an error in programming language is called debugging. जब हम कोई एरर को फाइंड करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम डिबग कर रहे हैं, क्योंकि हर जो है प्रोग्राम है उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। देन है COBOL stands for Common Business Oriented Language. A compiler translate complete code to machine language at a time. तो ज़ाहिर है जो कंपाइलर है वो एट अ मेन टाइम सारे कोड को एक दफ़ा जो है वो ट्रांसलेट करता है। इफ़ ए प्रोग्राम इज़ इंस्टॉल्ड ऑन टू डिफरेंट मशीन्स एंड बाय मेकिंग स्मॉल चेंज इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ, दिस इज़ नोन एज गोल ऑफ मशीन इंडिपेंडेंस। बाय डेफिनेशन dash is if code does not run on a variety of computer system, by definition machine dependence। जब हम एक जो है कोड को या एक सॉफ्टवेयर को दो सिस्टम्स पे चला सकते हैं तो उसको हम मशीन इंडिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन हमारा अगर वो जो कोड है वो वैरायटी ऑफ कंप्यूटर पे रन नहीं होता, सिर्फ एक कंप्यूटर पे रन होता है एट अ टाइम, तो हम उसको मशीन डिपेंडेंस बोलते हैं। A dash is a computer language. Now, a programming language is a computer language programmers use to develop software programs, scripts, or other set of instructions for computer to execute. ये डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इवॉल्व्ड इन 4 नंबर ऑफ पैराडाइम्स। ये हमारे पास 4 पैराडाइम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। डैश लैंग्वेज लाइज अंडर इम्पेरेटिव पैराडाइम, तो इसमें C++ और जो जावा है ये दोनों लैंग्वेज जो हैं वो इम्पेरेटिव पैराडाइम है। तो जब हमने वो पढ़ा है, ये वाला जो क्विज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 पैराडाइम्स होते हैं, जिसमें एक जो पैराडाइम है वो इम्पेरेटिव पैराडाइम। Then a GPSS and Prolog are example of dash programming paradigm, declarative paradigm। तो 4 पैराडाइम है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, डिक्लेरेटिव पैराडाइम, इम्पेरेटिव पैराडाइम एंड फंक्शनल पैराडाइम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने पैराडाइम है तो आपने बताना है 4 और उनके नेम, तो ये नेम है इनके, ये भी आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो लिख लीजिएगा। Then a dash programming is emerged as a result of declarative paradigm logic. The programming developed a precise statement of described problem to be solved rather than describing an algorithm. This approach is known as declarative paradigm। अगर यहाँ पे देखें वर्ड यूज हुआ है डिस्क्राइब, तो ये आपका डिक्लेरेटिव पैराडाइम है। इस तरह आपने इसका याद रख लेना है, चारों पैराडाइम की डेफिनेशंस याद करनी है। तो डिक्लेरेटिव पैराडाइम और लॉजिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है, ये याद करनी है आपने। सी हैश जावा आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP जो है वो स्टैंड फॉर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ईच ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। एन ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं हाईलाइट करके उसकी पिक्चर ऐड करती हूँ। तो ये वाले जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आपने पढ़नी है। इंटीजर डाटा टाइप कैन ओनली स्टोर होल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे, और जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको भी अगर हम डिवाइड करें तो वो भी डेसिमल में हो जाती हैं, तो ये दोनों हमारे पास फ्लोट में आते हैं, सही है। लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो हमारे जो है आते हैं इंटीजर्स डाटा टाइप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम shipping price will store the price converted from dollars which is not necessarily a whole number। तो उसको अगर हमने डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसका जो ये है फ्लोर शिपिंग हैश प्राइस, और साथ में हमने जो इसके एंड पे जो है इसमें फ्लोट जो है ना, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे फ्लोट लगेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अ वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द नंबर्स। ये नंबर है जिसमें पॉइंट आया हुआ है, जिसमें डेसिमल यूज़ हुआ है, तो इसके लिए हम जो करेक्ट डाटा टाइप होगी वो फ्लोट होगी, ठीक है, ये हमने याद रखना है। जो इंट है वो यूज़ होता है इंटीजर के लिए, इंटीजर्स जैसे 1 2 3 मतलब काउंटिंग वगैरह, और जो 4 है करेक्टर इसको बोलते हैं, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होता है। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल के लिए यूज़ होता है। कंसिडर द गिवन बिलो स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट मेथड टू असेस इट्स फील्ड नेम एज।
जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड है वो स्ट्रक्ट है, जार नेम 25 इंट, इंटीजर एज है, और फ्लोर जो है वो स्किल रेटिंग एम्प्लॉयज़ है। तो इसका जो करेक्ट मेथड होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय डॉट एज। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ अरे टू स्टोर द डाटा टाइप। अच्छा, करेक्ट डाटा टाइप क्या होगी इसको स्टोर करने, ये हमारे पास एक अरे बनी हुई है और इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें इसमें हमारे पास जो है डॉट लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे फ्लोट इसमें, इसलिए इस वजह से इसका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट आएगा, फ्लोट नंबर 5। क्योंकि इसमें देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें डेसिमल है, तो इसका जो डाटा टाइप होगा वो फ्लोट होगा। और इसके कितने बॉक्स हैं, कितने एलिमेंट इसमें स्टोर हैं अरे में, 5 एलिमेंट, इसलिए इसके इसमें 5 लगेगा। Dash is known as a conceptual shape or arrangement of data in the storage of the computer data structure। ये data structure की definition है। अगेन ये आपने पढ़ना है। अच्छा, ये अरे है, अरे की डेफिनेशन है, अरे विच इज़ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइम सच एज वन डायमेंशनल लिस्ट, ए टू डायमेंशनल टेबल विद रोज और कॉलम्स। ये अरे की डेफिनेशन है। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज इम्पेरेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैश ऑपरेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट असाइनमेंट ऑपरेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, इंटीजर्स प्राइस असाइन 10, सी आउट प्राइस, इंटीजर प्राइस 1000, सी आउट प्राइस, इसमें सी आउट प्राइस हो रही है और इसमें सी आउट प्राइस होगी 10 और फिर सी आउट प्राइस होगी 1000, 10 एंड 1000, इन दोनों में कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए ये एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। देन हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा ये मोस्ट बेसिक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये भी क्विज आया हुआ है क्या, जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद उन्होंने नीचे ये बताया हुआ है कि इन सी, सी प्लस प्लस एंड सी हैश जावा रिक्वेस्ट दिस सम एक्स एंड वाई असाइन, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जैसे जी है असाइन एक्स प्लस वाई, वो ये कह रहे हैं कि जो जी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल है एक्स और वाई के, इसका मतलब ये है कि जी ने जो है असाइन की हुई है वैल्यू एक्स प्लस वाई की। कंडीशन इन प्रोग्रामिंग मीन्स, कंडीशन कहते हैं प्रोग्राम में कंडीशन का क्या मतलब होता है, कंडीशन मतलब इफ और एल्स, अगर इफ स्टेटमेंट विच विल बी इवेल्युएटेड इफ इट इज ट्रू और फॉल्स एंड आउटपुट डिपेंड ऑन इट, कहते हैं कि जो उसकी आउटपुट है वो डिपेंड होती है, अगर इफ कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका जो सी जी पी है वो 3 से ज़्यादा है तो ट्रू आए, अगर सी जी पी 3 से कम है तो फॉल्स आए, तो अगर तो ज़्यादा आ जाएगा तो उसकी क्या ट्रू आ जाएगा, तो इसको इफ एल्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। देन आई सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, सी आउट हेलो टू आई टी पी, सी आउट बाय बाय। इसमें जो हमारा सी आउट होता है वो प्रिंट होता है, ठीक है, वो हमारे पास आउटपुट आती है। तो इसमें प्रोग्राम में सिंपल उन्होंने सी आउट करवाया हुआ है दो चीज़ों को, और कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट होगी, हेलो टू आई टी पी बाय बाय, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इन सी प्लस प्लस इफ कंडीशन स्टेटमेंट ए एल्स स्टेटमेंट बी, द स्टेटमेंट बी विल एग्जीक्यूट व्हेन इफ कंडीशन बिकम फॉल्स। Integer a assign 15, if a less than 15 see out a, else see out abc, what will be the output। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो a है वो लेस देन 15 हो तो a आपने सी आउट a करना है, अगर उससे मतलब अगर उससे बड़ा है तो ए बी सी आपने प्रिंट करना है, आउटपुट उसका ए बी सी हो। तो हमारा जो a है उन्होंने वो छोटा नहीं है, उसके इक्वल है, इस वजह से ए बी सी इसका जो है आंसर आएगा। द स्टेटमेंट आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जो आई है ना हमारे पास, ये आई है, ये प्लस है, और ये जो प्लस है इसका मतलब है 1, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है आई माइनस 1, सही है, ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये प्लस वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अगर एमसीक्यूज आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। डबल प्लस का मतलब क्या होता है, एक प्लस है और एक प्लस जो है वो 1 है।
देन क्वेश्चन हमारे पास व्हाट शुड बी द प्रिंटेड ऑन स्क्रीन इफ -1 इक्वल -1 सी आउट लव पाकिस्तान एल सी आउट 1। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास -1 आपस में इक्वल है तो उसको जो है सी आउट आएगा लव पाकिस्तान, एल्स वो क्या आ जाएगा 1। तो -1 वो इक्वल है, तो ये लव पाकिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो आगे हमारे पास एक और कोड आ गया है। इंटीजर आई जो है वो असाइन हुआ है 1 के, वाइल जो है उसमें कंडीशन लगी हुई है आई लेस देन इक्वल टू 6 हो, सी आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज लेस देन आई, और इसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर उन्होंने लगाया हुआ है आई माइनस माइनस, हाउ मेनी टाइम लूप विल एग्जीक्यूट। तो ये इनफाइनाइट ये लूप चले जाएगा बार बार, ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा। A process of repeating the set of instructions is called looping। repeating जहाँ पे जो set है वो repeat हो रहा है तो उसको हम loop बोलते हैं। Process is an active entity, true। Dash increases system's productivity, multi-programming। Parallelism leads to what? Concurrency। That ensure that only one process at a time may be guaranteed to resource mutual exclusive। इसका ऑप्शन बनेगा करेक्ट। इन सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो ये जो इक्वल का साइन है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। द ऑपरेटर लेस देन इक्वल इन सी प्लस प्लस इज यूज फॉर, अच्छा ये जो है लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल का साइन है, ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास लेस देन का है और साथ इक्वल लग गया है तो लेस देन इक्वल टू। और ये हमारे पास ग्रेटर है, जिस साइड में मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। और इक्वल टू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब जहाँ एक इक्वल लगा होता है वो असाइन के लिए यूज होता है, कि किसी चीज़ को कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये बताना है प्रोग्राम में कि ये इसके इक्वल है तो 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगेगा। और अगर हमने कहना है कि नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्ले इसका जो है ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही इसकी, एक्सप्लेने इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे आ रही है, और इक्वल का साइन लगेंगे तो ये नॉट इक्वल टू होगा। इन इस पे जो है ना एमसीक्यू आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, तो ये आपने माइंड में रखने हैं, एक दफ़ा लिख के याद कर लीजिएगा। देन ये कोड है हमारे पास, इसकी मैंने पिक्चर आई थिंक दी हुई है, पूरी नहीं आई हुई। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std void main। अच्छा ये एक प्रोग्राम है, हम ऐसे इसको लिख के देखते हैं। हम अभी शायद आपने नहीं किया हुआ डेव प्लस प्लस, लेकिन आपने आगे जाके करना है। आई थिंक मेरे कंप्यूटर में है या नहीं। आई डोंट हैव डेव प्लस प्लस, आई मैंने अपनी विंडो न्यू की थी तो मेरे ख्याल में मैंने जो है मेरे पास वो नहीं है। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर देख लेते हैं। एट दिस टाइम मेरा जो है नेट वो जो स्लो चल रहा है, तो पता नहीं ये खुलता है कि नहीं। अच्छा जी, अगर खुल जाएगा तो नेट चलेगा तो मैं आपको करवा करके दिखा दूँगी जो। देन ये वही हमारे पास जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं और ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये भी आप याद रखने हैं। ये जो है हमारे पास ये एंड ऑपरेटर है, ये जो 2 लाइनें हैं ये और ऑपरेटर है, और ये जो है ये उल्टा आई कह लें इसको, नॉट ऑपरेटर है। तो ये आपने याद रखने हैं। और टाइप इनकी क्या है, ये ऊपर वाले जो एंड और है ये बाइनरी है, और जो नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी है। इस पे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर में, तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, ये इसमें मैंने बताया हुआ है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। आउटपुट इज वन ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर बिकम ट्रू। अगर वन वन दोनों साइडों पे होगा फिर वन होगा, वरना जो है अभी करके देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास वन वन होगा तो फिर यहाँ पे वन होगा, लेकिन अगर वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, और अगर ज़ीरो ज़ीरो होगा तो भी ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारे पास एंड है, ये आपने याद रखना है।
आउटपुट इज़ 1 ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर बिकम ट्रू। 1 1 इक्वल 1, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, सही है। देन हमारे पास है और ऑपरेटर, उसमें वो कह रहे हैं आउटपुट इज़ ज़ीरो ओनली व्हेन कंडीशन ऑन बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर बिकम फॉल्स। अच्छा, इसमें ये कहना है कि 1 1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर 0 1 है तो भी 1 आ जाएगा, अगर 1 0 है तो भी 1 आ जाएगा, और अगर 0 और 0 है तो फिर हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आएगी। ये हमारे पास और है। और एन नॉट का तो हम भूलते ही नहीं है, नॉट का तो हमें पता है सब कोई कि जो है नॉट, ये क्या हो गया, नॉट का हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं इट गिव्स इन इन्वर्टेड आउटपुट। ये आपने इसके फंक्शंस जो है इसके आउटपुट वो याद रखने हैं कि एंड में जो 1 सिर्फ तब आता है जब दोनों साइडों पे ट्रू होती है वैल्यू, बाकी सबका वो 0 आता है। और में 0 तब आता है जब दोनों साइडों पे 0 होती हैं, और नॉट में अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ये इसकी ये थी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये देखें ये हुआ हुआ है, हमने 1 0 लिखा है, उन्होंने ट्रू फॉल्स लिखा है, बट बात तो वही है। देन है द डैश ऑपरेटर इन्वर्ट द आउटपुट, इन्वर्ट कौन सी कर देता है, नॉट ऑपरेटर। अच्छा, जिसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, जो ए है वो 22 है और बी 32। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 40, अगर जो है वो 40 से बड़ा होगा, और इसमें और कंडीशन लगी है बी जो है 40 से बड़ा होगा। सी आउट ए एंड बी आर ऑसम। इफ़ इफ कंडीशन लगी हुई है, ए जो है वो छोटा है 23 से, तो ए इज़ ऑसम जो है वो आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन लगी हुई है, ए जो है वो छोटा है अगर 23 से, तो ये छोटा है ना 23 से, यहाँ 22 है, तो ए इज़ ऑसम ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑपरेटर इज़, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। Following are the type of operators in C, relational, arithmetic, logical. ये all of above. What would be the output of the following code? Integer score 12 है, integer target 13 है, if condition है score is not equal target, सी आउट क्या आ जाएगा, यू फेल्ड एल्स यू पास्ड। तो हमारा जो स्कोर है वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से यू फेल्ड इसका आंसर आएगा। वो ये कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि जो स्कोर है ना वो 12 है और जो टारगेट है वो 13 है। तो कह रहे हैं कि अगर स्कोर और टारगेट ये जो कि इज़ नॉट इक्वल का जो है साइन सैम्बल है, तो कह रहे हैं अगर इज़ नॉट इक्वल है तो यू फेल्ड ये जो है सी आउट कर दो, वरना अगर ये इक्वल है तो यू पास्ट कर दो। तो ये देखें ये 12 और ये 13 है, ये इक्वल नहीं है, इस वजह से यू फेल्ड ये इसका आउटपुट आ जाएगी। देन है इन सी प्लस प्लस डैश ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर मोर देन वन कंडीशन, लॉजिकल एलिप्स एंड विजुअल स्टूडियो आर एग्जाम्पल ऑफ आईडीज। ये हमारे पास एक ये आईडीज होते हैं। देन a metric is a measure of software characteristics that are quantifiable. A case is the domain of software tools used to design and implement the application. Dash is a well-defined structure sequence of stage in software engineering to develop the intended software product. Software life cycle. The software engineering include design, development and maintenance of software. तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर साइकिल है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, डेवलपमेंट, यूज़ एंड मेंटेनेंस। ये लाइफ साइकिल है। दी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें डेवलपमेंट, यूजेज एंड मेंटेनेंस आता है, ऑल ऑफ अबव। द डैश इज a written agreement between all parties in the software development cycle. Software requirement specifications. In the dash phase of the software development cycle, the internal structure of the software system is established. डिज़ाइन, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन फेज़ में एस्टेब्लिश किया जाता है। इन डैश फेज वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन फेज। The programmer is a person who involved primarily in the implementation of steps in software development cycle.
Okay, the writing of programs, creating of data files, and development of data phase are the part of implementation phase. Programmer is a person who mainly focus on the requirement phase and design phase. नहीं, ऐसा नहीं है. False. The design phase is software development cycle involve creating a plan for construction of proposed system. For a layperson perspective, requirement analysis is often equated with what a software system is do. In design phase, we find solution of requirements. The requirement analysis is a process of compiling the needs of users and discussing the cost of software. ये true है. Then concerning the waterfall model, each phase must be completed before next phase and begun. There is no overlapping in the phases. वो ये कह रहे हैं कि पहले आप एक फेज कंप्लीट करें देन नेक्स्ट फेज में जाएं. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर. अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है. तो इंक्रीमेंटल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, ये तीनों जो है हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट मॉडल है वो नहीं है. द प्रोसेस इन विच द प्रीवियस प्रोटोटाइप्स में बी डिस्कार्डेड आफ्टर रिफाइनिंग द सिस्टम इज कॉल्ड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग. अब इसमें आपने इस तरह से इसको ज़हन में रखना है, जहाँ पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग. फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द स्ट्रक्चर चार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्लाई मॉडल. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. Sharing of data between inter-module coupling is known as data coupling. The functional cohesion, all parts of the modules are focused on the performance of single activity. ये functional cohesion की definition है. Applying encapsulation is an example of implementation goal. इसका जो implementation goal है, ये इसका correct option है, टाइम होता है. What do you mean by software ownership and liability? सॉफ्टवेयर ओनरशिप का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि डेवलपर शुड गेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप. जो डेवलपर होता है वो उसका ऑनर होता है, ठीक है, उसने उसको डेवलप किया होता है और वो प्रॉफिट भी लेता है. जब वो सॉफ्टवेयर, जो डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेता है तो उसको वो बेचता है, तो उसकी प्रॉफिट भी उसको मिलती है, लेकिन साथ में ओनरशिप भी उसी की रहती है, उसी का नाम चलता है कि ये उस डेवलपर ने बनाया है. देन व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ? कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टिंग द ओनरशिप एंड सेलिंग द सॉफ्टवेयर. उसमें ये कह रहे हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, सॉफ्टवेयर ओनरशिप एंड लायबिलिटी में ये होता है कि जो डेवलपर होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो उसकी वो प्रॉफिट लेता है और ओनरशिप लेता है. इसी के साथ कॉपीराइट भी बना है. कॉपीराइट ये होता है कि कोई बंदा आपकी चीज़ अगर यूज़ करता है तो आप उस पर कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हो कि फलां बंदे ने मेरी चीज़ यूज़ की है मेरी परमिशन के बगैर. तो इस वजह से ये जो ओनरशिप होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. और एंड पेटेंट लॉ क्या होता है? सेलिंग दी सॉफ्टवेयर, उसको वो सॉफ्टवेयर को सेल करता है. ओके, मैं ज़रा इसको तो जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए. हैश इंक्लूड IO USTR नेम स्पेस. ठीक है, ये आ गया हुआ नेम स्पेस STD. और इसके बाद हमने ये वाले कॉमास लगाने होते हैं, वाइड मेन, और उसके आगे ये छोटी ब्रैकेट. इतना हमने लिख के नेक्स्ट हमने ये वाली ब्रैकेट लगानी होती है और हमने अपना जो है ना प्रोग्राम लिखना होता है. जैसे हम लिखेंगे सी आउट हेलो और हेलो वर्ड. ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे तो ये हमारा एक प्रोग्राम करने के लिखा गया. अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या कोई एरर देता है कि यहाँ चल जाता है? तो ये चल गया, ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ड. जैसे हमने ये लिखा है ना सी आउट करो हेलो वर्ड को, तो वह हेलो वर्ड हो गया. देखते हैं कि टॉपिक कहाँ तक कर लिए हैं. 9 ये हो गया. 10 यहाँ 145 तक हमने ओनरशिप एंड लायबिलिटी तक कर ली है. देन हमारे जो नेक्स्ट वीक है वो हमने करने हैं. तो ये आपने मुझे फीडबैक देना है कि मैं आपको नेक्स्ट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ. सो यही थी मेरी वीडियो. आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू
subscribe, like, share and comment on this video, and I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.